हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की साम्राज्यवादी नीतियाँ। ये आज अपने सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहले वाले वीडियो में साइक संधि के बारे में सब कुछ मैंने आपको बता दिया था। आज अपन पढ़ने वाले हैं डलहौजी की नीति, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी भी जाती है। और मेरा नाम अनिल कुमार चौहान है और आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लास में साथियों। अब देखते हैं डलहौजी की नीतियाँ, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले यदि आपने साइक संधि के बारे में नहीं देखा है तो जरूर से जरूर देख लेना, क्योंकि ये अंग्रेजों के द्वारा दूसरा कदम यही होता है, हड़प नीति होता है, यानी कि डलहौजी की नीति होती है। जैसे अपने एक के बाद दो आता है, वैसे अपने साइक संधि के बाद में हड़प नीति आती है। और ये दोनों के दोनों ऐसी अपने नीतियाँ थी जिसके आधार पर जितने भी अपने भारत में रियासतें थी, जो सारी की सारी ब्रिटिश साम्राज्य में मिल गई थी, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। इस कारण आपके एग्जाम में हर बार यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं डलहौजी की नीति, इसमें क्या होता है सब कुछ अपन देख लेते हैं। पहले देखते हैं इनके जनक, और इनके जनक हो जाएंगे लॉर्ड डलहौजी हो जाएंगे, जो भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं 1848 में बनते हैं। किसके बाद में आए थे? वेलेजली के बाद में आए थे। और वेलेजली जनक हो जाएंगे साइक संधि के हो जाएंगे। फिर इसके बाद में आए थे डलहौजी आए थे, जैसे कहते हैं डलहौजी नीति या हड़प नीति या गोद प्रथा नीति, इसके बारे में मुख्यतः कहा जाता है। और ये रही तस्वीर डलहौजी की रही, आप नीचे स्क्रीन में देख भी सकते हो। अब अपन देखते हैं इसकी इन्होंने ऐसा क्या किया था, उसके बारे में सब कुछ देख लेते हैं। और डलहौजी की नीति के अनुसार मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। किस प्रकार को अपने साम्राज्य में मिलाना है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा युद्ध की नीति हो जाएगी। यदि कोई राज्य बड़ा है और ब्रिटिश साम्राज्य के सामने आ रहा है तो उसको युद्ध के आधार पर हरा के ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा, जैसा कि सारे के सारे रियासतें करती थी। दूसरा हो जाएगा कुप्रशासन की नीति लगाना, किसी भी प्रकार का कोई आरोप लगाना, जैसे आपने अन्य रियासत के साथ में क्यों संधि की, जैसे आपने अन्य यूरोपियन कंपनी के साथ में साझा क्यों किया, सेवा क्यों ली, किसी भी प्रकार का कोई बहाना मारना, फिर उनको साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना, यानी कि किसी भी प्रकार कोई बहाना मार के उसको अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना, यह हो जाएगा दूसरी नीति हो जाएगी। और तीसरी हो जाएगी व्यापक सिद्धांत हो जाएगी, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके अंतर्गत ऐसा होता था, यदि कोई राजा का कोई पुत्र नहीं है, यदि कोई वारिस नहीं है, तो वह गोद नहीं ले सकता था और वह सीधा के सीधा अपने ब्रिटिश साम्राज्य में आ जाता था। ये मुख्य रूप से 3 नीतियाँ थी और उसके आधार पर ये हड़प नीति कहा जाता है। और इसमें व्यापक यही हुई थी, गोद प्रथा नीति हुई थी। और उसके आधार पर जितने भी अपनी देशी रियासतें थी, जो सारे के सारे ब्रिटिश साम्राज्य में मिल गई थी। और इनके जनक कौन से हो जाएंगे? लॉर्ड डलहौजी हो जाएंगे साथियों। इसके बारे में अपन देख लेते हैं, गोद निषेध के बारे में देख लेते हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया था। अब ये गोद निषेध है ना, इनको 3 भागों में किस प्रकार से बांटा गया है और किस प्रकार से डलहौजी के द्वारा हड़प लिया जाता है, वो अपन देखने वाले हैं। यदि दोस्तों यहाँ तक देख रहे हो तब आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइबर भी कर देना और शेयर जरूर से जरूर कर देना साथियों। और ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब में नहीं मिलने वाला, इतना मेरा दावा है। यदि आपको PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर भी सकते हो, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बात करके वहाँ से भी डाउनलोड कर भी सकते हो। अब देखते हैं गोद निषेध के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन सी श्रेणियाँ थी, किस प्रकार से बांटा गया है, किस प्रकार से हड़पा जाएगा, वो अपन देखते हैं। पहला हो जाएगा पहला चरण, ऐसी कोई रियासतें जो बिल्कुल छोटी है, जो सीधी की सीधी अपने ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन में आती है, जैसे हो जाएगी झांसी, जयपुर, संबलपुर हो जाएगी। ये कुछ ऐसी रियासतें थी जो बिल्कुल छोटी होती है, जो सीधी सीधी अपने ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन में आती है। यदि इस साम्राज्य का कोई वारिस नहीं है या कोई किसी भी प्रकार का कोई बेटा नहीं है, तो वह सीधे का सीधा अपने ब्रिटिश साम्राज्य के अंडर में आ जाएगी। जैसे हुआ था झांसी की रानी में हुआ था,
जैतून में हुआ था, सबलपुर में हुआ था, ये सीधी सीधी अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिल जाती है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई रोकथाम नहीं किया जाएगा, सीधा के सीधा उसको हड़पा जाएगा। यानी कि छोटी सी मछली को कैसे शाख खाती है ना, वैसे अपने छोटी रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से निगल जाता है। इस प्रकार से ये पहला चरण हो जाएगा। और अब देखते हैं दूसरा चरण। और दूसरा चरण में यही होता है 50-50 की बात होती है। जैसे बाहरी रूप से तो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन है, लेकिन अंदर से बड़ी मजबूत रियासतें होती है। यानी कि छोटी से काफ़ी बड़ी रियासतें और बड़ी से बिल्कुल छोटी रियासतें, यानी मीडियम वाली रियासतें होती है, जो सीधे के सीधे अपने ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नहीं होती है, लेकिन बाहरी रूप से अधीन होती है। यदि कोई इनके शासक है, उनका कोई बेटा नहीं है या वारिस नहीं है, तो उसके पहले ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। तब वह अनुमति देंगे या नहीं देंगे वो ब्रिटिश सरकार पर निर्भर करता है। इस प्रकार से होती है। अब देखते हैं ऐसी रियासत कौन सी हो जाएगी। जैसे अवध हो जाएगी, ग्वालियर हो जाएगी, नागपुर हो जाएगी। इस प्रकार की रियासतें होती है, यानी कि मीडियम वाली रियासतें होती हैं साथियों। और इसको भी हड़पा जाता है और किसी को छोड़ा भी जाता है। अब देखते हैं तीसरा चरण। और तीसरे चरण में वही होती है सबसे बड़ी रियासतें, यानी कि ऐसी रियासतें जो पूर्णतः स्वतंत्र होती है, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन में नहीं होती है। यदि कोई राजा है, उनकी कोई संतान नहीं है, तो किसी भी प्रकार का कोई पूछा पोछी नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं होगी, सीधा अपने भाई के बेटे को वारिस बना दिया जाता है। और ऐसी रियासतें हो जाएगी जयपुर, उदयपुर और संतारा हो जाएगी। यहाँ पे ब्रिटिश सरकार का किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं होता है। और ये कुल 3 चरण है, इसके आधार पर होता है। अब मैं आपको एक पते की बात बताता हूँ जो छोटी है ना, यानी कि पहली श्रेणी वाली रियासतें और दूसरी श्रेणी वाली रियासतें, और इनके तो रियासतों को हड़पा जाता है, ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा हड़पा जाता है। और यही रियासतें होती है जो 1857 की क्रांति में विद्रोह करती है साथियों। और तीसरे चरण की रियासतें थी ना, जैसे बड़ी वाली रियासतें जयपुर, उदयपुर और संतारा, ऐसी रियासतें, ये क्या करती है, ब्रिटिश साम्राज्य के साथ में 1857 की क्रांति के जितने भी क्रांतिकारी उसको दबाने का कार्य करती है। इस प्रकार से ये कार्य हो रहा था साथियों। और ये सब कुछ कौन देख रहा था? ब्रिटिश सरकार देख रही थी और अच्छे से ये मैनेजमेंट कर रही थी साथियों। इस प्रकार से ये होता था। अब देखते हैं कौन सी रियासतों को कब कब हड़पा गया था, और वहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। पहला हो जाएगा संतारा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा जैतपुर हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बिल्कुल छोटी सी काफ़ी बड़ी रियासतें होती है, इस प्रकार से हड़पा गया था। तीसरी हो जाएगी बाढ़घाट हो जाएगा, चौथी हो जाएगी उदयपुर। ये बड़ी रियासतें थी, लेकिन इनको भी हड़पा गया था, किसी भी प्रकार का कोई कुशासन लगा के हड़पा गया था। और नेक्स्ट हो जाएगी झांसी, जो छोटी रियासतें थी, और इसके द्वारा 1857 की क्रांति का विद्रोह भी हुआ था। और नेक्स्ट हो जाएगी नागपुर, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट हो जाएगी अवध, और ये भी बड़ी प्रमुख रोल निभाती है। और ये कुछ प्रमुख है जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसी कौन सी रियासतें हैं जो डलहौजी के द्वारा हड़पी गई थी, जो आपके सामने पड़ी, ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सन के आधार पर पूछे जाते हैं। जैसे उदयपुर को ब्रिटिश साम्राज्य कब शामिल किया गया था, तो 1852 में शामिल किया गया था। ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यह होती है डलहौजी की हड़प नीति होती है। एक तो होती है डलहौजी की हड़प नीति और दूसरी होती है साइक संधि। और इसके आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार और भी ज़्यादा हो गया था। जितने भी हमें रियासतें थी ना, 500 से प्लस थी, वो की सारी अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिल गई थी। और जिसका मुखिया कौन सा हो जाएगा, ब्रिटिश सरकार हो जाएगा या वायसराय हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। अब आपको यहाँ तक आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और ज़रूर से ज़रूर शेयर भी कर देना साथियों। अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं ब्रिटिश साम्राज्य का अन्य देशों के साथ संबंध। जो अपने भारत देश के पड़ोसी देश है ना,
उसके साथ किस प्रकार से संबंध थे, और वहीं से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हो जाएगा नेपाल, वर्मा, तिब्बत और अफगानिस्तान, वहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। और सबसे पहले देखते हैं नेपाल के बारे में देख लेते हैं। नेपाल और अंग्रेज इन दोनों का संबंध एक मित्र के रूप में जाना जाता है। इस कारण नेपाल में एक गवर्नर की नियुक्ति की जाती है, लॉर्ड हेडिंग की नियुक्ति की जाती है। लेकिन हेडिंग क्या करता है? यही करता है, तराइन वाला क्षेत्र है उनकी सीमा निर्धारित कर लेता है। इस कारण पहली बार आंग्ल नेपाल का युद्ध होता है। 1813 से लगा के 1816 तक चलता है। बड़ा शानदार होता है और उसका परिणाम यही होता है, संगलों की संधि की जाती है और यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके तहत नेपाल में गोरखा रेजिडेंसी की स्थापना की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताऊंगा आपके क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, संगोली की संधि किसके मध्य में हुई थी? तो नेपाल और अंग्रेजी सरकार के मध्य में हुई थी। और आंग्ल और नेपाल का युद्ध कब लड़ा गया था? 1813 में लड़ा गया था। और यहीं से आपका यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं। अब देखते हैं वर्मा से संबंध देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है वर्मा से संबंध, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वर्मा से संबंध यही है कि यहाँ पे युद्ध हुए थे, 3 युद्ध हुए थे, उसके बारे में आपके हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला युद्ध हुआ था 1824 से लगा के 26 तक हुआ था और उसमें अंग्रेज अधिकारी हो जाएंगे, लॉर्ड हैम्पटन हो जाएंगे। और ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। और कारण क्या हो जाएगा? वर्मा के द्वारा असम राज्य पर कब्जा किया जाना। और असम राज्य किसका हो जाएगा? भारत का हो जाएगा। और इस कारण अंग्रेजी सरकार ने वर्मा पर आक्रमण कर लेता है और उसका नेता कौन सा हो जाएगा? हैम्पटन हो जाएगा। और परिणाम क्या निकलता है? यदुप की संधि निकलती है। और ये भी आपका सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदुप की संधि कब हुई थी? 1826 में हुई थी। किसके बीच में हुई थी? आंग्ल और वर्मा के बीच में हुई थी। और इस संधि के अंतर्गत हैम्पटन को अर्ल ऑफ हंकरान की उपाधि दी गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मतलब ऐसा होता था, जो भी अपने सरकारी कर्मचारी है ना अंग्रेज सरकार के, वो कोई अच्छा कार्य करते थे, ब्रिटिश साम्राज्य में और भी ज़्यादा क्षेत्र को मिलाते थे। जब वो ब्रिटिश में जाते थे ना, वहाँ पे अच्छी अच्छी उपाधियाँ दी जाती थी, यानी कि उनका मनोबल और भी ज़्यादा बढ़ा लिया जाता था। ये हो जाएगा, प्रथम युद्ध हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा युद्ध, और ये होता है 1852 में होता है। और इसमें कौन सा हो जाएगा? डलहौजी नेता हो जाएगा। और आप सभी लोगों को पता है, अगर डलहौजी आया था तो इनका कारण एक ही हो जाएगा, साम्राज्यवादी नीति हो जाएगी। ये अपने साम्राज्य को और भी ज़्यादा फैला रहे थे। इन्होंने क्या कर दिया? यदुप की संधि का उल्लंघन कर दिया और इस कारण ये युद्ध होता है। और इसका परिणाम यही मिलता है, वर्मा के तटीय सीमा पर अंग्रेज सरकार का अधिकार हो गया था। जो भी अपने समुद्र की सीमा के पास है ना राज्य, वहाँ पे अंग्रेजी सरकार का अधिकार हो जाता है। यानी कि वो धीरे धीरे करके वर्मा को भी अपने अंडर में ले रहा था। अब देखते हैं तीसरा युद्ध, वो भी आपसे पूछा जाता है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस युद्ध के आधार पर वर्मा देश पूर्णतः ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन में आ जाते हैं। और यह युद्ध हुआ था 1885 में हुआ था। और इसका नेता हो जाएगा, यानी कि अंग्रेजी सरकार का नेतृत्व करना कौन सा हो जाएगा? लॉर्ड डफरिन हो जाएगा। डफरिन कौन सा? और जिसके काल में कांग्रेस की स्थापना की गई थी, वह हो जाएगा डफरिन हो जाएगा। और वैसे भी मैंने आपको भारत के जितने भी गवर्नर जनरल और वाइसराय सब कुछ मैंने आपको करवाया है, आप जरूर से जरूर देख लेना। यहाँ पे कौन हो जाएगा? डफरिन हो जाएगा। इनका कारण क्या मिलता है? यही मिलता है, वर्मा देश फ्रांस के साथ मित्रता संबंध मनाते हैं। यानी कि आप समझ सकते हो, कोई भी बहाना लेके युद्ध करना है, पूरे साम्राज्य को मिला लेना है, यही इनकी चालें होती है। और परिणाम क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा कि वर्मा देश पूर्णतः ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाता है, यानी कि मिल जाता है, अधीनता स्वीकार कर लेता है, पूर्णतः ये हो जाता है।
और इसकी राजधानी रंगून को बना दिया जाता है और रंगून वह जहाँ पे बहादुर शाह जफर को दफनाया गया था वह हो जाएगा रंगून हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा वर्मा में उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। यह 3 परिणाम हुए थे साथियों और इसके अंतर्गत वर्मा को भी अपने ब्रिटिश साम्राज्य मिला लेती है। अब देखते हैं तिब्बत के साथ संबंध। यही होता है, युद्ध होता है और इसका नेता कौन करता है, कर्जन करता है और अंतिम में लसारा की संधि होती है। और ये भी आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लसारा की संधि किसके बीच में हुई थी? आंग्ल और तिब्बत के बीच में हुई थी। यानी कि भारत देश के जितने भी आड़ोसी पड़ोसी जितने भी देश हैं वो अपने ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर मिल रहे थे। जैसे हो जाएगा वर्मा, तिब्बत हो जाएगा, इस प्रकार के सारे मिल रहे थे और यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अपन कुछ और भी युद्ध देख लेते हैं, कुछ और भी अपने देश देख लेते हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ तक देख रहे हो तो आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना और जरूर से जरूर शेयर भी कर देना। अब देख लेते हैं आंग्ल और अफगान के संबंध देख लेते हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं? युद्ध के आधार पर पूछे जाते हैं, क्योंकि आज अपन क्या पढ़ रहे हैं? इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं और यहीं से आपके यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं प्रथम युद्ध और यह होता है 1839 से लगा के 42 तक होता है। और अंग्रेजी का नेता कौन सा होता है या नेतृत्वकर्ता कौन सा होता है? ये हो जाएगा ऑकलैंड और एरियनब्रो हो जाएगा। अब देखते हैं इनका कारण यही होता है रूस के साथ संधि होता है और रूस के साथ अच्छे संबंध, और यही कारण मिलता है। और इस छोटे से कारण के चक्कर में ब्रिटिश साम्राज्य अफगान पर युद्ध कर लेती है और इसका परिणाम क्या होता है? यही होता है कि रणजीत सिंह और शाह शुजा के द्वारा त्रिपक्षीय की संधि की जाती है और यहाँ पे पंजाब और अफगानिस्तान दोनों मिल जाते हैं। इस कारण अंग्रेजी सरकार को बड़ी हार हो जाती है। यहाँ पे जीत किसकी हुई थी? अफगान की हुई थी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पहली बार अंग्रेजी सरकार की हार हुई थी, लेकिन यहाँ पे ये रुकने वाले नहीं थे। फिर दूसरा युद्ध होता है 1876 से लगा के 1880 तक होता है और इसका नेता हो जाएगा लॉर्ड लिक्टन हो जाएगा और इसका कारण हो जाएगा आक्रमणकारी नीति हो जाएगा। जितना भी हो सके ब्रिटिश साम्राज्य में सारे के सारे देश मिल जाए, यही होती है आक्रमणकारी नीति होती है। और यह कौन कर रहा था? ब्रिटिश के प्रधानमंत्री रॉजर रेली के द्वारा किया जा रहा था। और इसका परिणाम यही होता है गठबंधन की संधि होती है और यहीं से आपका सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, गठबंधन की संधि किसके बीच में हुई थी? आंग्ल और अफगान के बीच में हुई थी साथियों। अब देखते हैं तीसरा युद्ध और यह होता है 1919 में होता है और इसमें वायसराय कौन से हो जाएंगे? डफरिंग हो जाएंगे और इनका कारण क्या हो जाएगा? फ्रांस के साथ इनके अच्छे संबंध होना, ये भी कारण अपने हो जाता है। यानी कि छोटा सा बहाना मार के उनको साम्राज्य में मिलाना। और परिणाम क्या हो जाएगा? परिणाम बड़ा ही भयंकर होता है। प्रथम विश्व युद्ध की घोषणा की जाती है और रूस की आक्रमणकारी नीति की जाती है और यहीं से रूस और इंग्लैंड के बीच में युद्ध प्रारंभ होना तय हो जाता है। और ये छोटी छोटी बातें होती है जो अपने प्रथम युद्ध को प्रारंभ करती है और इस कारण 1922 में आंग्ल और अफगान संघर्ष को पूर्णतः समाप्त किया जाता है। यानी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा अफगान को नहीं जीता जाता है। और ये हो गए आपके इम्पोर्टेंट सारी संधियाँ और जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुख्य रूप से सहायक संधि और डलहौजी की नीतियाँ, वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बाकी कुछ देश के साथ जितने भी युद्ध हुए हैं, जो भी संधियाँ हुई है, वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों मेरी कोशिश यही रहती है कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। यदि आपको मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना साथियों। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों।